नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चेष्टा पाठक और मेरे साथ हैं हाजी माशूक खान जी, जो कि जनता का हमेशा भला करते नज़र आते हैं और जनता के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। माशूक जी किसी पहचान के मोहताज बिल्कुल नहीं हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं राजनीति के कुछ मुद्दों पर। माशूक खान जी, आपका मनोज तिवारी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास एक अच्छी खासी सवालों की लिस्ट है, तो आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी जी, पूछिए। ओके, तो सबसे पहले प्रयागराज की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि बसपा वाले कहते हैं कि आप बसपा के साथ हैं और सपा ये दावा करती है कि आप सपा के नेता हैं, जबकि आप पहले कांग्रेस में थे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बसपा से मैं चुनाव लड़ा था, इसलिए लोग हो सकता है ये बात कहते हों। तो चुनाव लड़ना कोई वो तो है नहीं। 2017 का चुनाव मैंने लड़ा था बसपा से। अभी मैं सपा में हूँ और जो भी हमारी राजनीतिक एक्टिविटी है सब सपा के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप 2 बार जैसा कि विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार कांग्रेस से फूलपुर से और दूसरी बार बसपा के शहर। क्या चीज़ें आपने देखी, मतलब क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, अनुभव तो आप जब फील्ड में रहते हो तो अनुभव तो आते ही हैं। जनता का जो मूड होता है वो हर लोग समझ नहीं पाते या समझते हुए नेता इग्नोर करते हैं। जनता का हमेशा एक रुख रहता है कि वो जो जीत रहा है उसके साथ चलेगा, हमेशा। और अभी तीसरी बार आप फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो विधानसभा वही पुरानी रहनी है या फिर नई होगी? देखिए, अब एक सरल भाषा में बोलें तो आपने बताया कि दोनों विधानसभा का मैं चुनाव लड़ा, इन्हीं दो में से एक होगी, चाहे जो हो। मतलब यही दो जो पुरानी उन्हीं में से एक हो। चलिए, मैं आपके क्षेत्र में भी जुड़ी बातें आपसे करूंगी, उससे जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले कुछ देश या प्रदेश की बातें कर लेते हैं। जैसे कि पीएम जो हैं, प्रधानमंत्री जी, तालियां बजाने की, घंटियां बजाने की, थालियां बजाने की और फिर दिया वगैरह जलवाया गया था। ऐसे ही कुछ वक्त पहले सेम कांग्रेस की तरफ से और सपा का भी दिखाया था, बीच में चीजें सामने आई थी कि वो लोग भी ऐसा ही कुछ आह्वान करते नजर आ रहे थे। तो इसके पीछे क्या कुछ गठबंधन जैसा है? कांग्रेस और सपा फिर से गठबंधन करने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, क्योंकि मोदी जी स्लोगन के मास्टर हैं, इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, इस मामले में अडवाणी जी का इवेंट उन्होंने किया था, वहाँ से ही हमको समझ गए। तो वो इस तरीके का जो स्लोगन देते हैं या वैसा करते हैं, इससे क्या है, पब्लिक का खिंचाव कैसे हो या ध्यान जाए, वो काम करते हैं। तो अब विपक्ष अगर उस काम को कर रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, और ये 2019 में जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था और वो असफल हो गया, तो आपको इसकी वजह, इसके पीछे क्या लगती है? नहीं, असफल नहीं कह सकते, सफल तो रहा। मैं जहाँ बसपा 0 थी 10 सीट पा गई और सपा मान लीजिए 5 सीट है, तो इससे असफल कहना तो नहीं है। हाँ, लेकिन अब क्या जनता के मूड में आया। देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए, राजनीति में समय के अनुसार, जैसे आपने देखा होगा कि जो पुलवामा कांड हुआ है उसका भरपूर एडवांटेज भाजपा ने लिया। जनता को बताया कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अब मोदी कहाँ है, अब मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है? जनता परेशान है, बेरोजगारी से चरम सीमा पर है, GDP 24% माइनस है, 24 का, और कितना आगे जाएगी ये तो बाद में आपको पता चल जाएगा। 23.9। हाँ, तो 24 हो गया ना, 9 मतलब आप 24 ही मानिए, 48 हो जाएगा, ये कोई ताजुब नहीं होगा। तो जनता का जो सही रोजगार, मतलब 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, आज लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है। आप खाली राशन से ही क्यों करते हैं कि अगर गेहूँ मिल जाए तो पेट भर जाएगा? अरे पढ़ाई है, लिखाई है, बिजली का बिल है, चरम पे रहता है,
लॉकडाउन में हम देखा होगा कि लोगों को मीटर धनाधन बहुत स्मार्ट लगा दिया गया है, बड़ा नुकसान हो गया। खैर ये तो जीडीपी वाला तो बहुत बड़ी समस्या है, अभी इससे भी आपसे कुछ बातचीत होगी। आपको आज देश की राजनीति में क्या व्यापक बदलाव नजर आते हैं? ऐसा है कि जो पहले हुआ है 2014 से पहले, ऐसा लगता है कि कोई देश में न कोई प्रधानमंत्री था न कोई काम हुआ। 70 सालों में कोई काम नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं के प्रधानमंत्री, इसी पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि जो पिछले 65 सालों में बहुत कुछ हुआ है देश में, मैं कुछ उसमें जोड़ने का काम करूँगा। लेकिन आज का हमारा प्रधानमंत्री कहता है 70 साल में कुछ नहीं। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई अब देश को ये बताइए कि आपने क्या नई चीज़ बनाया। कुछ भी नहीं, सारा प्राइवेट करते जा रहे हैं, जनता बेरोजगार होती जा रही है, नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, सब कुछ चरम पे है, फिर भी आप अच्छे दिन की बात करो। अब कोई ये पूछे कि अच्छे दिन आए, जिस अच्छे दिन का वादा करके आप आए थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देना था, दिए? आप सवाल करिए, जनता कर रही है। और एक चीज़ और आपको बताया है, तो खैर ऐसे ही मान लीजिए, अभी PUBG भी बंद हो गया, बेरोजगार जो है अब ज़्यादा सवाल पूछेगा कहाँ है, उसी में लड़के मस्त थे। अब इसमें आएंगे कि हमारा रोजगार कहाँ है, पता चलेगी। हाँ, पता चले। अच्छा, आज देश की जो अर्थव्यवस्था है तो बहुत ज़्यादा गिर गई है भाई, जीडीपी वगैरह आप बताए जैसे कि, तो अगर एक राजनेता के रूप में आपको मतलब ऐसा क्या लगता है कि इसकी मेन वजह क्या हो सकती है जो गिरी है अर्थव्यवस्था इस तरह? सबसे पहला तो नोटबंदी था, और उसके बाद बिना सोचे समझे जीएसटी का जो भार लादा गया, जागरूक ना हो। जैसे आप जिस भाषा को नहीं जानता, एक बैग किसी भी आप पे भी तमिल भाषा हमारी देश की है, तमिल बोलने के लिए बोल दिया जाए, आप अटपटा जाएंगे। वैसे ही है जीएसटी के बारे में इनके खुद के अधिकारी भी नहीं समझ पाए कि क्या है और इसका क्या क्या है। इसलिए वो बिना सोचे समझे इस तरीके का काम किया गया है, जिससे कि बड़ा अटपटा सा हो गया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। कोई भी नई चीज़, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको अभी हिंदी में हम आप बात कर रहे हैं, आप अभी हमसे बोलिए कि आप मलयालम बात करिए, मुझे आते ही नहीं। वैसे ही जीएसटी किसी को आता नहीं था और ना भी आ रहा है। क्या तो समझता है। कोरोना और लॉकडाउन से जो व्यापार में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दिक्कतें आई हैं, बहुत सारी समस्याएं, वो आप उसे किस तरह से देखते हैं? मतलब क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या लगता है? और दूसरी चीज़ ये कि अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या रिफॉर्मेशन होगा या फिर वैसे ही रह जाएगी स्थिति? जब हमारे यहाँ 100 थे, 50 थे, 100 थे, तो हमें लॉकडाउन, फुल्ली लॉकडाउन कर दिया। अब हर दिन 1 लाख के लगभग हम पहुँच रहे हैं, तो आपने लॉकडाउन हटा दिया। तो इसी को कहते हैं अपरिपक्व राजनीति। हमारे नेता की बात सब सुनते हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं है, भारत देश का है। उसको ये सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, और बिना सोचे समझे लॉकडाउन भी किया। उस समय जो करना चाहिए था, आपको पता है कि ये कोरोना जब 30 जनवरी को पहली बार केरला में एक आया था अमेरिका में, तो 23 फरवरी को नमस्ते ट्रम्प आप करने लगे। क्या बेवकूफ़ी है ऐसा करने से। हमारे ट्रम्प आ जाने से और उनके साथ 3300 लोग जो आए, उनको क्या रोक पाए आप? तो आप तो खुद ही बीमारी खरीद लिए। नमस्ते ट्रम्प, 10 बिलियन पीपल और नमस्ते करने के लिए खड़े, तो आपने तो डाल दिया उसको ना, इस गरीब जनता को आपने डाल दिया कोरोना। बजाय बचाव के देश को डाल दिया। हाँ, आपने पूछा उपाय क्या है। अब देखिए, इसी के साथ जीना और मरना है। वैक्सीन के लिए सारे साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, आ जाएगी तो राहत होगी, हमारे देश को भी होगी, पूरे विश्व को। पूरे विश्व को बड़ी चिंता है, बड़ा इंतजार कर रही है वैक्सीन। सब
माशूक जी से बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। माशूक जी, आप प्रदेश में, देश में 2022 में कैसा बदलाव देखते हैं? आपका राजनीतिक समीकरण कैसा है इस बात को देखते हुए? देखिए, जनता आपकी जो भाजपा की जुमला सरकार कह लीजिए, और अगर दूसरे कड़े भाषा में कहूँ तो झूठों की सरकार, कितना लंबा झूठ फेंक सकते हैं उतना उन्होंने फेंका और जनता ने उसको लपेटा। लेकिन मतलब बार बार नहीं हो, काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती। तो अभी लोग समझ गए हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही है, हम लोग उनके खिलाफ भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को, उनकी पढ़ाई लिखाई को, उनके आचरण व्यवहार को कोई नकार नहीं सही। आज 100 नंबर डायल का जो कॉन्सेप्ट आया है पूरे उत्तर प्रदेश में, कौन लाया था? 108 नंबर कौन लाया था? माननीय अखिलेश यादव जी ही लाए थे, उस समय के मुख्यमंत्री थे। एक्सप्रेस वे एक बना है आपके यहाँ, एक इतिहास कायम है कि 22 महीना में एक्सप्रेस वे बना दिया 320 किलोमीटर का। अब वो नजीर पेश कर दिया, अब कोई बना के दिखाए तो माना जाएगा। तो आशा उम्मीद लोग रख रहे हैं कि आज अखिलेश यादव को फिर से लाया जाए और प्रदेश बचाया जाए। 2022 में आप बसपा और कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं? जैसे कि त्रिकोणीय चुनाव क्या वापस से बना पाएंगे? नहीं, देखिए, त्रिकोणीय चुनाव की संभावना तो नहीं बन रही है। हर पार्टी का अपना एक व्यू होता है, रीजन होता है, वो लड़ेंगे। अब कौन कितना पाएगा ये अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन आज जो भी जनता का जो मेन दुख है वो आशा और उम्मीद सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी से और माननीय अखिलेश यादव के बीते 5 सालों के उनके काम को कंपेयरिंग किया जा रहा है। इसलिए अखिलेश यादव ही विपक्ष और पक्ष दोनों के आज भागीदार हैं। कोई उनके सामने, भाजपा होगी विपक्ष में, 2-3 की लड़ाई तो कोई भी लड़ेगा। चलिए, अब आपके क्षेत्र से जुड़ी बात करते हैं, फूलपुर से। तो फूलपुर को लेकर आपने कोई योजना बनाई है कि आगे किस तरह से काम करना है? हाँ, पर सबसे पहला तो जो हमारे प्रदेश से और देश से भाईचारा जो खत्म हो गया है, मानवता पे जो कुठाराघात हुआ है, तो भाजपा की सरकार कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन भाईचारा बहुत खत्म कर दिया। पहला कोशिश ये होगी कि लोगों से फिर से भाईचारा जोड़ा जाए और विकास का काम जो है, देखिए अभी ये महामारी के काल में बहुत विकास की बात किया नहीं किया तो ये मुश्किल होगा कहना। कोशिश करती हैं, सरकारों का काम है, लेकिन जनता इनके झूठे वादों पे अब विश्वास नहीं कर रही है। मौजूदा सरकार, लॉ एंड ऑर्डर का मामला आप देख लीजिए, हत्याएं चरम पे हैं, बलात्कार कितने हो रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याओं पे जो कह रहे थे कि न भ्रष्टाचार न कुछ भी, आपकी बार मोदी सरकार, जबकि मोदी को नहीं बनना था यहाँ, तो मोदी के नाम पे कितना बार आप झुनझुना पकड़ाएंगे जनता को। जनता समझ गई है। आज आपके प्रदेश में अखिलेश यादव से ही उम्मीद रख रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि आप सपा महासचिव जो हैं इंद्रजीत सरोज जी, वो आपके बहुत करीबी हैं, तो राजनीति में क्या वो आपको आगे बढ़ाएंगे? और नहीं समझे, राजनीति करीबी नहीं, तो थोड़ा सा जैसे जान पहचान से फिर होता है, साथ में सहयोग करना, ये सहयोग करना, बिल्कुल सहयोग तो किसी न किसी का होगा। आजम खां के साथ भी हम बहुत रहे हैं, बहुत करीबी थे उनके, और आज वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद भी हैं। इंद्रजीत सरोज जी राष्ट्रीय महासचिव हैं और अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, तो पूरी उम्मीद है कि वो जरूर है, अच्छे लोगों को पसंद भी करते हैं। अच्छा, फूलपुर से सुना जाता है कि पूर्व विधायक
नागेंद्र पटेल जी और ये पूर्व प्रत्याशी मंसूर आलम, पूर्व विधायक पूजा पाल, पूर्व विधायक आसिफ जाफरी जी, ये सब भी दावेदार हैं। तो आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं कि मतलब कहीं बदल तो नहीं देंगे आप ये आइडिया आपका जो है चुनाव लड़ने का? आप उस फूलपुर से, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग हैं। नागेंद्र पटेल सांसद थे फूलपुर के, पर वो विधायक नहीं थे। अच्छा, नागेंद्र पटेल। मंसूर आलम पिछली बार चुनाव लड़े थे। पूजा पाल और आसिफ जाफरी विधायक रहे हैं 2012 के, और वो सब थे दूसरे अन्य क्षेत्रों से, पश्चिमी से थे, वो चाइल से थे, कौशाम्बी से। अब हम किसी को खराब नहीं कह सकते, मांगते तो सभी हैं, मांगने का हक भी है। जिसको मिलेगा, जिसको पार्टी लड़ाएगी वो लड़ेगा, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं ये चैलेंज तो नहीं करता कि नहीं मैं ही लड़ूंगा। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्जी है, जिसको देंगे वो लड़ेगा, और नहीं तो मैं पार्टी का सहयोग करूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये तुष्टीकरण और जातीय राजनीति जो होती है वो नुकसान पहुंचाती है समाज को? देखिए, जहाँ तक समाज की सच्चाई है उसको आदमी को मानना भी चाहिए। तुष्टीकरण की भाषा हमारी समझ में आज तक आई नहीं कि क्या चीज़ का तुष्टीकरण हो रहा है। जाति तो एक सच्चाई है, जो जिस जात में पैदा हुआ है। आप मान लीजिए ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण हैं। अब आप थोड़ी चाह रहे हैं कि हम ब्राह्मण में ही पैदा हों, किसी और में होते। तो इस तरीके से ये, लेकिन इसको थोड़ा अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा ने खुद ज़्यादा उछाल दिया, लोगों को जातीयता का पाठ पढ़ा दिया। धार्मिक होना कोई गलत बात नहीं, धार्मिक होना, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई धर्म मानने वाला आदमी धार्मिक हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन धर्म के ढोंग करके अधर्मी काम करना वो ना चाहे। जात होना तो कौन सी बात है, हम मुस्लिम में तो है, हमको क्या छुपा सकते हैं? अच्छा, राजनीति समाज सेवा के लिए होती है, पर जैसे कुछ कहा जाता है कि राजनेता पैसा बनाते हैं, यानी पैसा बनाने के लिए लोग राजनीति करते हैं। देखिए, आप क्या मानते हैं? समाज में हर तरह के लोग होते हैं। आपस के 5 भाई एक साथ तालमेल से नहीं रह पाते, लड़ाइयाँ हो जाए, सबके विभिन्न मत होते हैं। और मतलब एक तरह से मानिए काबुल में सब घोड़े ही नहीं हैं, बहुत सारे खच्चर उच्चर भी हैं, तो सब टाइप के लोग हैं। इसलिए आप उसमें ये कमेंट ना करें या ये न पूछें कि नहीं कि समाज सेवा के लिए तो आते हैं, बहुत कुछ होता है जो करते हैं, अच्छे भी कहलाते हैं, अब दोबारा रिपीट भी होते हैं। ये माशूक जी, आपसे बहुत सारी बातें हुई और ये सारी बातों से बहुत कुछ पता चला। अंतिम में एक सवाल है जो आप फूलपुर की जनता से क्या कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ आप बता दीजिए। मैं फूलपुर और प्रदेश की जनता से, दोनों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बीच में जातीयता का कटुता, समाज में भाईचारा खत्म करने का जो काम है, और इस तरीके का जो काम हुआ वो ना हो। प्रदेश और क्षेत्र कम से कम विकास करना या विकास होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये सरकार का दायित्व है, और मेरे ही टैक्स का पैसा, जनता के टैक्स के पैसे से ही विकास का काम होता है। इसलिए उस पर कोई एहसान नहीं करता, कोई प्रतिनिधि हो, कोई मुख्यमंत्री हो। तो लिहाजा ये सब कहना, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे क्षेत्र का अमन चमन है, लोग चैन से रहें और प्रदेश खुशहाल हो और देश हो। अब देश की हालत बहुत खराब है और अच्छा लग रहा है कहने में, जो जिसका समर्थक है वो उसकी ढोल पीट रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। जनता बड़ा परेशान है। रोटी रोजगार होना चाहिए उनको, कोई भी रोजगार मिले जिससे कि समाज का काम हो, लोगों में खुशहाली आए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाए, स्कूल कॉलेज कायदे से चले। यही सब मैं चाहूँगा कि आप अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए, थोड़ा सा जात से उठ के समाज के अच्छे लोगों में, अच्छी पहचान के लोगों को आप जरूर लाइए। उससे आपके क्षेत्र का भी भला होगा, प्रदेश का।
चलिए माशूक जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी देखा हमारे साथ सपा नेता माशूक खान जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि 2022 में बदलाव होगा और प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। आज युवा ही सबसे ज़्यादा परेशान है और युवा ही बदलाव लाएगा। इसी तरह हम आपसे अगली मुलाकात भी किसी नए शख्सियत से करवाएंगे। और फिलहाल आप चेष्टा पाठक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मनोज तिवारी।